नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट वीकली प्रॉपर्टी से और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें हम प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े तमाम मुद्दे, तमाम जो टॉपिक्स होते हैं वो लेकर आते हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए उसको आसान भाषा में यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश करते हैं ताकि आप बेहतर समझ के साथ रियल एस्टेट से जुड़े अपने जो फैसले हैं वो यहाँ पर ले सकें। आज भी जो टॉपिक है वो बेहद खास है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। आज का ये टॉपिक रहेगा रेंटल ईल्ड। कमर्शियल प्रॉपर्टी जब बात करते हैं तो फिर रेंटल ईल्ड की यहाँ पर हमेशा बात आती है। देखिए, शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी और व्यापार ने कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक बड़े निवेश अवसर में बदल दिया है। लेकिन जहां कुछ जगहों पर दुकान खरीदकर लोग हर महीने अच्छा किराया कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे आसपास ऐसे कई गोस्ट मॉल और खाली पड़े कॉम्प्लेक्स निवेशकों को नुकसान की चेतावनी भी दे रहे हैं। कमर्शियल के अलावा इंडस्ट्रियल पार्क भी निवेश का जरिया बनकर सामने आए हैं। साथ ही रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का ऑप्शन भी निवेशकों को जो है वो काफ़ी यहाँ पर पसंद आ रहा है। आज प्रॉपर्टी जंक्शन में हम समझेंगे कि कहाँ निवेश करना सही है, किस लोकेशन में रेंटल ईल्ड बेहतर है और किस प्रकार की कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिस्क कम और फायदा जो है वो ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारी बातों पर आज होगी चर्चा। तो आज के ऑन द शो में क्या क्या है, चलिए एक एक करके उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में किन बातों का रखिए ध्यान, पहले इस बात को हम लोग समझेंगे। यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जब आप ले रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। उसके बाद मॉल वर्सेस हाई स्ट्रीट वर्सेस सोसाइटी, ये एक तीन ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिस पे हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है। सोसाइटी में कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि कहाँ ऑप्शन है, कहाँ यहाँ पर निवेश करना चाहिए, क्या सही एक तरह से यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे रीट्स में निवेशक किसके लिए एक तरह से यहाँ पर बेहतर ऑप्शन हो सकता है, कि मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में एक तरह से अगर आप निवेश करते हैं तो क्या वो एक तरह से बेहतर ऑप्शन है। मतलब रियल एस्टेट फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसके अलावा जो रीट का ऑप्शन है वो कहाँ पर आपको निवेश के लिए एक तरह से इंकरेज करता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिर यहाँ पर बात होगी इंडस्ट्रियल प्लॉट में निवेश बेहतर है या फिर सिर्फ प्लॉट में आपको जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल प्लॉट जो है वो काफ़ी इमर्जिंग हो रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स इमर्ज हो रहे हैं और ट्रेंडिंग में आ गए हैं। तो फिर क्या यहाँ पर भी बेहतर ऑप्शन ये साबित हो सकते हैं। उसके बाद भी हम लोग और भी कई सारी बातों पे यहाँ पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में फुटफॉल और लोकेशन यहाँ पर कितना ज़रूरी है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये दो जो फैक्टर्स हैं, फुटफॉल वहाँ पर है, लोकेशन यहाँ पर जो होती है वो कितना ज़रूरी फैक्टर होता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक ऐसे निवेशक की कहानी देखते हैं जिसने गलत लोकेशन में दुकान लेकर कई सालों तक किराएदार ही नहीं यहाँ पर हासिल किया है। देखिए ये वीडियो। लखनऊ के रोहित झा ने एक नए मॉल में ग्राउंड फ्लोर पर दुकान खरीदी। लॉन्च के समय मॉल में भीड़ थी, पर कुछ महीनों में कई ब्रांड बाहर चले गए और मॉल लगभग खाली हो गया। फुटफॉल की कमी से दुकान कई साल तक किराए पर नहीं चढ़ी। बाद में उन्होंने जानी मानी हाई स्ट्रीट लोकेशन में छोटी दुकान ली, जिसका किराया भले कम था पर लगातार आता रहा। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया लोकेशन, फुटफॉल, एंकर टेनेंट और बिल्डर की विश्वसनीयता किसी भी कमर्शियल निवेश का आधार है। तो रोहित जी की जो कहानी है वो कई लोगों की असल में कहानी है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लेना सही है, कौन सी प्रॉपर्टी में निवेश करना सही है। मॉल में ही प्रॉपर्टी लेना हमेशा फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर छोटी जो जगह हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी लेना, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आज हम लोग करेंगे चर्चा और उस सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर सुरेंद्र खादी जी। सर, आपका आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। सर, आपने पिछली बार भी यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर मार्गदर्शन किया था और उसको कई अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो शो होगा वो भी काफ़ी इनलाइटन होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। जरूर सर, पहला सवाल सर यही है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब निवेश करते समय ऐसे कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, वो कौन से ध्यान रखने चाहिए। लोकेशन जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, या फिर उसकी जो ईल्ड है, इनकम ईल्ड है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए जब हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी लें। लोकेशन तो प्रॉपर्टी, चाहे आप किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा अदा करती है। खासकर जब हम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं जिसमें शॉप्स होती हैं, ऑफिस होते हैं, उसमें लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कुछ ब्रांड होते हैं जो कि बहुत हाई एंड ब्रांड होते हैं, कुछ ब्रांड होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, और कुछ ब्रांड होते हैं जो कि थोड़े से लो कैटेगरी ब्रांड होते हैं। अगर हम किसी ऐसे मॉल के अंदर
जहाँ की हाई एंड वाला मतलब अपन कुछ प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, और वहाँ का जो फुटफॉल है या आसपास की जो कम्युनिटी है वो उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कैटेगरी की नहीं है, तो वो आपकी दुकान चलने वाली नहीं है। सो आप क्या काम करना चाहते हैं, किस पर्पज़ से आप दुकान ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस लोकेशन पे कौन सी प्रॉपर्टी आप लें। तो लोकेशन के हिसाब से फुटफॉल भी मैटर करता है कि वहाँ पे जो मॉल बन रहा है उस पर फुटफॉल कैसे आएगा और क्यों आएगा। सो जब वो जो बिल्डर होता है वो उसने क्या दिमाग में लेके काम कर रहा है, उस पर सब चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं, मतलब जब बिल्डर वहाँ पर तैयारी कर रहा होता है तो उसके बाद भी वो कई सारी चीज़ें देखता है कि वहाँ पर जब फुटफॉल आएगा तो अल्टीमेटली ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ पर सर। लेकिन अक्सर लोग क्या होता है कि जब मॉल में दुकान लेते हैं या फिर सोसाइटी की दुकान लेते हैं, उसमें दो कन्फ्यूजन, मतलब एक तरह से कन्फ्यूजन होता है कि मॉल में की तरफ हो जाएँ या सोसाइटी के आसपास जो दुकानें इस्टेब्लिश हो रही है वहाँ पर उनको दुकान लेना चाहिए, कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा, कौन से यहाँ पर एक तरह से आगे चल के उनको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकते हैं। उस कन्फ्यूजन को सर यहाँ पर आप दूर करिए कि जब ये दोनों कन्फ्यूजन रहते हैं तो उसको क्या क्लैरिटी लेके, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव लेके उनको यहाँ पर एक तरह से सिलेक्शन करना चाहिए। सो जब भी हम मॉल के अंदर शॉप लेते हैं तो मॉल के अंदर जो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है जी, जो कि हाई स्ट्रीट में उतनी नहीं रहती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि बाय द वे किसी भी रीज़न से हमारी शॉप रेंट पे नहीं गई या हम इसको हमारा नहीं बिजनेस चला उस पर, तो वो मंथली रेंटल का उसका बोझ उसके ऊपर पड़ने वाला है। तो मॉल के अंदर आपको ये देखना होता है कि जो मॉल बनाया गया है उसकी लोकेशन कैसी है, उसमें किस तरह के ब्रांड्स आ रहे हैं, क्या वो ब्रांड सस्टेनेबल ब्रांड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊपर नीचे कुछ होता है तो वो सस्टेन कर पाएंगे। अगर वैसे ब्रांड आ रहे हैं तो मॉल भी चलता है। सो मॉल के अंदर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो ब्रांड्स आ रहे हैं वो किस कैटेगरी के आ रहे हैं, उस लिहाज से आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि वहाँ पे एंकर स्टोर्स नहीं है या वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जहाँ की सिनेमा घर टाइप की चीज़ें हों, तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि अगर फुटफॉल कैसे वहाँ बढ़ेगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप हाई स्ट्रीट की तरफ जाएं। जी, मतलब एक तरह से सर मैं जितना ये समझ पा रहा हूँ कि मतलब वहाँ पर दूसरे जो दुकान हैं या फिर दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो भी अगर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली आपने एक शॉप खरीदी यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, उसको सपोर्ट चाहिए एक तरह से सिनेमास का, और दूसरी जो एमिनिटीज़ हैं या फिर दूसरे अलग जो ब्रांड्स हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए तो फुटफॉल के लिए, am I right? बिल्कुल। सो क्या होता है मॉल के अंदर ना, जैसे एक वो बिंग बना देते हैं कि ये रेजिडेंशियल बच्चों के लिए बच्चों के कपड़ों की बिंग हो गई, ये वाली जो बिंग है वो लेडीज़ के लिए बिंग हो गई, ये शूज वाली बिंग हो गई, ये बैग्स के लिए बिंग हो गई। तो वो काम करती है, क्योंकि अगर मैं कुछ लेने जा रहा हूँ और एक ही जगह पे मुझे 15 ब्रांड मिल जाते हैं देखने को, तो मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो वो एक मॉल किसी को चलाने के लिए ना वो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो किस तरह से उन्होंने मैनेज किया हुआ है और किस तरह की वो ब्रांड्स को लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। कई मॉल्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कई सारे मॉल्स होते हैं जो कि गोस्ट मॉल हो गए हैं। इनफैक्ट मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो फरीदाबाद में भी मैं वहाँ से भी कई बार आता हूँ, वहाँ पर गया हूँ, तो कम से कम 7-8 ऐसे मॉल्स हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। और मैंने सुना था कि एक वक्त में एक फ़िज़ा थी, मतलब उनकी जो पहचान थी फरीदाबाद की वो उन मॉल्स की वजह से होती है, और बैक टू बैक वो मतलब अगल बगल बिल्कुल मॉल्स बने होते हैं, लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। जब निवेशक ऐसे मॉल्स में जाता है जिसका भरोसा नहीं कि आगे वो गोस्ट मॉल में टर्न हो जाएंगे, आज के निवेशक को ऐसे मॉल्स होते हैं उनमें जब चयन करना हो किसी शॉप का या किसी मॉल का या लोकेलिटी का, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आगे चल के उसको ऐसे गोस्ट मॉल की सिचुएशन ना देखनी पड़े? आप मॉल के बारे में आप जितना स्टडी करेंगे आप पाएंगे कि हर मॉल की एक लाइफ साइकिल है जी। सो सर्टेन टाइम तक जब तक कि वो मॉल बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता तब तक वो मॉल अच्छा चलता है जी। जब वो बिल्डर जिसको मेंटेनेंस करना है या मेंटेनेंस एजेंसी है वो प्रॉपर्ली मेंटेन करना जब उसको कम कर देता है और दूसरे आसपास और मॉल आ जाते हैं जहाँ की और अच्छा फील आता है या और अच्छे ब्रांड्स आ जाते हैं, तो लोग धीरे धीरे वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस मॉल की लाइफ क्या चल रही है, किस लाइफ साइकिल में चल रहा है। आपने इनिशियल फेज में लिया है तब तो ठीक है, और अगर आपने बहुत बाद में ले रहे हैं, मान के चलो आप 7 साल बाद 8 साल बाद ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि शायद आप ज़्यादा रिस्क में ले रहे हैं। लेकिन सर जैसे कि एक केस अभी शुरुआत में बताया गया था कि उन्होंने मॉल में देखा तो बहुत बड़ा मॉल आ रहा है, शुरुआत में उन्होंने शॉप खरीद भी ली, आगे चल के धीमे धीमे करके जितने भी 2 दूसरे ब्रांड्स हैं वो खाली होते चले गए। उस चीज़ को कंसिडर करते हुए वो कैसे इसका चयन कर सकता है कि मतलब क्या ही होगा आगे चल के उसमें? सो जो बिल्डर होता है वो सारा उस पर डिपेंड करता है, साइकोलॉजी उसकी क्या है, वो वन टाइम देख रहा है या लॉन्ग टाइम के हिसाब से देख रहा है। बहुत सारे बिल्डर ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं, उन्होंने आपको दुकान बेच दी उसके बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। बहुत सारे बिल्डर ऐसे होते हैं जो कि अपने हर ब्रांड को बना के रखना चाहते हैं कि एक मॉल उसका है,
वो अपना मॉल बना के चलता है और उसके अंदर वो ऐसी कुछ फैसिलिटी या ऐसी कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें लाता रहता है, कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है कि लोगों को फुटफॉल उसमें बना रहे। अगर आप इस बात पे ध्यान नहीं रखते हैं कि फुटफॉल यहाँ पे क्यों आएगा, तो उसको घोस्ट मॉल में कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, हो ही जाना है उसको। तो जो बिल्डर है उस पर सारा डिपेंड करता है कि वो उस मॉल के कंटिन्यूसली फुटफॉल पे ध्यान देता रहे। अगर फुटफॉल कमजोर हो रहा है तो फुटफॉल कैसे बढ़ाए उस पर ध्यान देता रहे। अगर वो कहीं ऐसे बिल्डर के हाथ में लग गया जिसने एक टाइम में बेच के पैसे कमाने हैं और भूल जाना है, तो उसको तो बंद होने की कगार पे जाने जाना है। सर सिचुएशन मुझे लगता है फिर ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि मतलब जो मॉल है वो थोड़ा सा पुराना या फिर हो जाए 1 साल 1.5 साल 2 साल, जैसे कि उसकी एक जो स्टेबिलिटी है या उसका जो बेस है एक तरह से कंज्यूमर्स के लिहाज से वो बन जाए। प्लस जो निवेशक है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी वहाँ पर लेना चाह रहा है वो भी देख सकता है कि यहाँ पर जो फुटफॉल है वो कम तो नहीं हुआ है पिछले 1 साल जैसे शुरुआत में हुआ था, तो क्या उसके लिए ये ऑप्शन हो सकता है कि थोड़ा रुक के वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में मॉल्स में खास तौर पर वहाँ पर निवेश करें। मेरे ख्याल से उससे बेहतर होगा कि वो बिल्डर की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर ज़्यादा जाए, क्योंकि 3 साल बाद 4 साल बाद भी ये हालत आ सकती है दोबारा से। सो अगर बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है जो कि कमर्शियल मॉल्स को मेंटेन करता है, मॉल के अंदर प्रॉब्लम यही है कि अगर वो मेंटेन नहीं हुआ तो लोग नहीं जाएंगे। राइट। लोगों का जो फील फैक्टर है, जो मॉल में जाने का एक फैक्टर है, जो कि फीलिंग है कि वहाँ पे जाके क्यों परचेज कर रहा है, वो अगर ख़त्म होने शुरू हो गया तो फिर फुटफॉल कम हो जाना शुरू हो जाना है। तो ये बात यहाँ पर एक तरह से हमारे जो दर्शक हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर फुटफॉल वहाँ पर कम हुआ तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं आपका आगे चल के हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडर करें। बिल्डर का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड्स को एक बार चेक करें। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी में खासतौर पर मॉल में जहाँ पर आप निवेश करना चाह रहे हैं उसको एक बार फिर जज करें। सर रैमक्रेस्ट और आपके रैमक्रेस्ट नेक्स्ट जैसे जो डेवलपर्स भी हैं वो भी NCR में काफ़ी इंडस्ट्रियल हब्स लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, इंडस्ट्रियल पार्क्स यहाँ पर लेके आ रहे हैं, वेयर हाउसेस भी काफ़ी यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर उसके लिहाज से अगर आप देखें तो फिर आगे चल के उसका कितना स्कोप बनता हुआ आपको दिख रहा है कि आगे चल के निवेशक अगर यहाँ पर निवेश करते हैं तो उनके लिए क्या यहाँ पर पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन के निकल कर आती है? अगर आप इंडस्ट्री खुद के लिए लगाना चाहते हैं वो तो बेस्ट ऑप्शंस हैं कि आप उस तरह के पार्क्स में जाएं, क्योंकि जो इस तरह के पार्क डेवलप कर रहे हैं कोई भी बिल्डर होगा तो वो जितनी भी उसकी पहले की लीगलिटीज हैं उसको क्लियर करके ही आगे बना रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपका खुद का प्लान है किसी इंडस्ट्री को लगाने का तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हमेशा जो प्लॉट का इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा आपको ज़्यादा रिटर्न देता है इंस्टीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है उसमें 2 फैक्टर आते हैं, एक लैंड का और एक कंस्ट्रक्शन का। तो लैंड अपनी जगह बढ़ती रहती है बट जो कंस्ट्रक्शन है वो डेप्रिसिएट होते रहता है। सो आपकी जो कॉस्ट शुरू में लगी है जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो डेप्रिसिएट हो रहा है, जो प्लॉट वाला पार्ट है, जो लैंड वाला पार्ट है वो बढ़ रहा है। सो अकेले अगर आप लैंड ले रहे हैं तो केवल आपका पार्ट बढ़ने वाला ही है, सो कम होने वाला पार्ट थोड़ा सा कम रह जाता है। सो लैंड लेते हैं, इंडस्ट्रियल लैंड लेते हैं, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जिस हिसाब से जा रही है तो इंडस्ट्रियल हब तो डेवलप इसमें होनी होने, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर ये तो NCR की खैर बात हो गई है। अगर हम लोग Tier 2 या Tier 3 शहरों में भी अगर हम लोग जाएं तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं और जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ पर क्या पोटेंशियल बन रहा है? क्योंकि रेंटल एक इनकम के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ऑब्वियस बात है NCR में जो मिलेगा वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि Tier 2 और Tier 3 शहरों में कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे निवेशकों के लिए यहाँ पर पोटेंशियल है? हाँ, आपने एकदम सही क्वेश्चन कहा। Tier 2 और Tier 3 में हल्का सा रिस्की हो जाता है जी। वो आपको रेंटल के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। राइट। जो प्लानिंग होती है कितना बड़ा पार्क बना रहे हैं उस लिहाज से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने में टाइम लग जाता है। राइट। लेकिन NCR में अगर हम बात करें तो यहाँ हमेशा डिमांड रहती है, हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, तो यहाँ पे आपको रेंटल भी अच्छा मिलता है और आपको फाइनल यील्ड भी अच्छा मिलता है जो आप अगर उसको सेल ऑफ करते हैं तो। लेकिन सर मतलब अगर ये तो खैर NCR में रहने वाले लोगों के लिए बात हो गई, अगर जिसको वहाँ पर निवेश करना है जिसके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ऑब्वियस बात है आपने बताया कि प्रॉपर्टी की जो मांग है, जो डिमांड है, जो प्राइसेस हैं वो लगातार यहाँ पर अप्रिशिएट कर रही है। अगर किसी को Tier 3 या Tier 2 शहरों में ऐसे अगर जाना हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी याद है कि लखनऊ की अगर बात लें तो फिर वहाँ पर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के बड़े बड़े वेयर हाउसेस वहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर भी जो है स्कोप धीमे धीमे बढ़ रहा है। रेंटल यील्ड आपने सही बोला कि वहाँ पर यहाँ पर जितनी मिलेगी उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन ऑब्वियस बात है कि सारे लोग यहाँ पर कर भी नहीं सकते हैं। तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ पर एक तरह से उनको ट्राई करना चाहिए उसके लिए, और बड़े बड़े जो आपके ग्रुप्स हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, कोई XYZ हो गया, उनको अप्रोच करके वहाँ पर रेंटल यील्ड कमानी चाहिए?
सो बेसिकली अगर आप उस जब टीयर 2 सिटी की बात करते हैं तो फिर आपको शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है जी। आपको लॉन्ग टर्म अगर आप प्लान लेके चलेंगे तो फिर आपको फ़ायदा तो पक्का होएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जो नेचुरल ग्रोथ ऑफ लैंड का है, जो कि प्राइसिंग बढ़नी है, वो तो बढ़ ही रही है अपनी जगह पे, तो वो ग्रोथ तो आपको मिलनी है। तो और धीरे धीरे जैसे ही आसपास का एरिया डेवलप होता है और आपको लगता है रेंटल वैल्यू यहाँ आ सकती है, देना आप रेंटल के लिए प्लान कर सकते हैं उसका। सो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में अगर आपके पास फंड्स कम है तो आप 100% जा सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं इसमें। ओके, तो मतलब एक लॉन्ग ऑप्शन टर्म एक तरह से ये भी चाहिए। खुला है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी आप एक तरह से ऑप्शन देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एनसीआर में ही करें, क्योंकि एनसीआर में तो वैसे भी थोड़ी सी लिमिटेशन भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लैंड कॉस्ट वगैरह जो होती है वो दूसरे शहरों की तुलना में टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 की तुलना में टीयर 1 में वैसे भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर लैंड डेवलपमेंट और यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से एप्रिशिएट हो रहे हैं। सर, कोई अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक तरह से यहाँ पर रेंटल इंड के लिहाज से अगर लेना चाहे तो उसको कौन से ऐसे कानूनी दस्तावेज हैं जो उसको यहाँ पर एक तरह से चेक करना चाहिए, कौन सी ऐसी परमिशंस हैं जो उसको यहाँ पर लेनी चाहिए? अगर आप इनिशियल फेस में, डेवलपमेंट की इनिशियल फेस में ले रहे हैं तो आपको रेरा चेक करना चाहिए। अगर आप रेरा चेक कर लेते हैं तो उसमें CLU है या और भी जो कंप्लाइंसेस NOC हैं, है, फायर की commercial NOC है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की NOC है, जो भी NOC है वो सारी इसमें आ चुकी होती हैं। अगर रेरा नंबर उसके पास में है तो फिर वो आप उसको परचेज कर सकते हैं लीगलिटी के हिसाब से। Right. बाकी आपको बिल्डर की बैकग्राउंड चेक करना है या बाकी कुछ चेक करना है, कैसे वो कितना बड़ी गैलरी निकाल रहा है, उसकी लोकेशंस कैसी हैं, अंदर का कैसे फील दे रहा है, वो आपको चेक करना है। वो डिफरेंट इशू हो गया। और लीगलिटी के हिसाब से अगर रेरा रहा है तो ठीक है, तो वो उससे आपका काम चल जाता है। और अगर वो रेडी टू मूव इन है तो फिर आपको इसकी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो भी चेक करना चाहिए कि प्रॉपर इसकी रजिस्ट्री हो रही है कि नहीं हो रही है। राइट, तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो आपको चेक करनी है, प्लस रेरा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके लिए, तो क्योंकि वो सबसे एक भरोसेमंद एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपकी पूरी कुंडली जो होती है प्रॉपर्टी की वहाँ पर खुल के आ जाती है और एक तरह से विश्वास रहता है कि इसमें कोई घपला नहीं होगा, ये ट्रस्टेबल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आप एक तरह से ले सकते हैं। सर, कई बार ये कहा जाता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उससे ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर रिटर्न कमा के वो देती है। क्या ये वास्तव में ऐसा है या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा यहाँ पर वो रेंटल यील्ड जो है वो कमा के दे रही है? क्या कहना है सर इस पर आपका? सो बेसिकली अगर हम रेंटल की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल का जो रेंटल है वो 2-2.5% के आसपास का रफली आप लेके चलें पर एनम के हिसाब से आता है जी। अगर हम इसको फिगर्स में बात करें तो अगर आपने कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है जी, और उसमें 2.5% का आपको रिटर्न आ रहा है तो आप मान के चलिए कि 5 लाख रुपए का आपके पास में मोटा मोटा सालाना मिलेगा आपको। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो इसका यील्ड 5 से 7% तक के भी आप इसका प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप रेंटल के हिसाब से कुछ परचेज करना चाह रहे हैं तो रेजिडेंशियल से अच्छा कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। सो आपको रेंटल का अगर प्लान है और अगर आप टोटल आप कभी देखते हैं कि आपको सेल ऑफ करना है, लिक्विडिटी जल्दी चाहिए, तो उसमें फिर रेजिडेंशियल की तरफ ज़्यादा वो हो जाता है। बट अगर आप रेंटल का प्लान कर रहे हैं देन कमर्शियल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज गुड। ओके, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ पर एक तरह से वायबल ज़्यादा एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से आपको जो एक तरह से रेंटल यील्ड है वो यहाँ पर एक तरह से डबल हो जाता है, मोटा मोटा डबल से भी ज़्यादा होता है रेजिडेंशियल से। ओके, तो ये फैक्टर भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो फैसला है कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक तरह से रेंटल यील्ड कमाने का उस पर ले सकते हैं। चलिए, इस बीच कई सारे सवाल भी यहाँ पर आएंगे तो उनको भी हम लोग लेंगे, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि आप प्रॉपर्टी जंक्शन से जुड़े, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े सवाल कैसे हम लोग से पूछ सकते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, यूट्यूब पे तो जो हमारे कमेंट्स होते हैं वो तो आप देख ही सकते हैं, वहाँ पर आप कमेंट करके हमें अपने सवाल दे सकते हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप पर जाएँ 9354027995 पर जाकर आपको सिंपली लिखना है PROP, प्रॉपर्टी का ये इनिशियल है, P कैपिटल रहेगा, ROP स्मॉल रहेगा, यहाँ पर स्पेस करके उसके बाद आप अपने सवाल जो हैं रियल एस्टेट से जुड़े, प्रॉपर्टी से जुड़े, कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कोई भी तरह की प्रॉपर्टी है उससे जुड़े जो भी सवाल हैं आपके, वो आप हमको भेज सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स की जरिए यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जो जवाब होंगे वो एग्जैक्ट जैसा आपको चाहेंगे अप्रोप्रिएट तरीके से, बिल्कुल बेफिटिंग सवाल के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए, इस बीच कई सारे दर्शकों के यहाँ पर सवाल भी आ रहे हैं, तो एक एक करके जरा हमारे दर्शक जो हैं उनको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्राइंग करते हैं और सवाल यहाँ पर पूछते हैं। गुरुग्राम से नेहा बंसल हैं, ये कह रही हैं सर कि सोसाइटी के हाई स्ट्रीट मार्केट में दुकानें इतनी महंगी क्यों मिलती हैं? सवाल वाजिब है सर, क्या कहना है सर इस पर? जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हाई स्ट्रीट में कैसे होता है कि वहाँ पे नेचुरल फुटफॉल ज़्यादा हो जाता है जी। लोग शाम को घूमने चले गए तो
जैसे मॉल के अंदर जाना है तो आपको गाड़ी ले जानी है, फिर 2 बेसमेंट के अंदर जाना है, फिर गाड़ी पार्क करनी है, फिर ऊपर आना है। राइट। जबकि हाई स्ट्रीट में ऐसा नहीं है, आपने गाड़ी खड़ी की और आप जो भी आपको परचेज करना है परचेज किया और लेके आगे। तो इसलिए वहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहती है और वहाँ पे हल्का सा फुटफॉल भी ज़्यादा रहता है हाई स्ट्रीट में। सो हाई स्ट्रीट इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो थोड़े से महंगे रहते हैं। लोकल मार्केट भी होती है वहाँ पर, आराम से गाड़ी खड़ी है, उसके बाद और पूरी मार्केट आप एक तरह से यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाई स्ट्रीट के बाहर यूजुअली थोड़े से जो खोमचे वाले टाइप के इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, सो वो सारी चीजें ना आपको मजा आता है थोड़ा सा घूम के। बिल्कुल बिल्कुल, लोग भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या वो चाहते भी ये हैं कि भाई सस्ते दामों में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये हाई स्ट्रीट जो होती हैं आपकी, वहाँ पर एक तरह से ये ऑप्शन भतेड़े होते हैं वहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए तो, फिर इसलिए भी जो प्राइस होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तुषार गुप्ता है सर जयपुर से, ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 5 से 10 हज़ार रुपये से निवेश कर सकते हैं क्या? रीट्स में 5 से 10 हज़ार रुपये में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है सर, किया जा सकता है? बिल्कुल किया सकता है। रीट्स 2 तरह से हैं, एक तो लिस्टेड वाले हैं, एक अनलिस्टेड वाले हैं। जो लिस्टेड वाले हैं वो तो शेयर बाजार टाइप से होता है, शेयर का जैसे उनका 200 रुपये का पर 1 यूनिट है। सो आप किसी भी अमाउंट को आपने 100 यूनिट ली तो आपको 20,000 रुपये का हो गया। सो आपने किसी भी अमाउंट का आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिस्टेड हैं वो शायद कुछ अपनी एक क्राइटेरिया रखते हैं कि आपको 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कम से कम करना होगा, 10 लाख का करना होगा, 50 लाख का करना होगा। तो हर एक अपना जो रीट्स वाले लोग हैं तो उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, अनलिस्टेड वालों ने खासकर, ताकि ज़्यादा कम इन्वेस्टर्स के साथ में ज़्यादा पैसा उनके पास आ सके, कम लोगों से उनको बात करनी पड़े, इसलिए वो थोड़ा सा अमाउंट को ज़्यादा रखते हैं। तो मतलब क्लियरली ये है कि मतलब आप यूनिट्स जो होती हैं वो सस्ते में भी खरीद सकते हैं। और जैसे कि सर यहाँ पर पूछ रहे थे हमारे गेस्ट, 10,000 रुपये में, सवाल का जवाब ये है कि आप कर सकते हैं रीट्स में कर सकते हैं। ठीक है। वडोदरा से रवि आहूजा हैं, ये कहने हैं कि इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए क्या ग्राहक का इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? ये नहीं, सर बिल्कुल मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रियल प्लॉट लेने के लिए आपका बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस्ट्रियल का आपका कोई बैकग्राउंड हो। आप ऐसे लेके चलें कि फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल बाद प्लान कर रहे हैं कि आपको कोई इंडस्ट्री लगानी हो, तो आपका इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड तो नहीं है ना। फिर भी आप इंडस्ट्रियल, आपने कहा 3 साल बाद लगाना है, कोई नया डेवलपमेंट आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसमें अपना प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बिल्कुल। सो वो दैट नेसेसरी नहीं कि आपके पास में इंडस्ट्रियल का कोई पहले से कोई वो हो। ये तो मतलब बिल्कुल वाजिब बात है कि मतलब आप कभी भी अपनी ज़िंदगी की किसी भी फेज में आके आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए पर्टिकुलरली इंडस्ट्री का बैकग्राउंड यहाँ पर होना ज़रूरी है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो फिर तो जरूरत नहीं है, आपको तो इन्वेस्टर वाला माइंडसेट चाहिए आपके लिए। तो इन्वेस्टर का माइंडसेट रखिए और आप इंडस्ट्री खड़ी करिए, इंडस्ट्री में पैसा लगाइए, कोई इशू नहीं है, बैकग्राउंड की चिंता नहीं है, ऐसा कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए सर, इस बीच चलते हैं अपनी सहयोगी अंजलि सिंह के पास, जो बता रही हैं कि देश के बड़े शहरों में ऑफिस वैकेंसी की सिचुएशन क्या है। अंजलि, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। और देखिए, एनरॉक की जो रिपोर्ट सामने आई है, इसे देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि टॉप 7 शहरों में आखिरकार ऑफिस वैकेंसी की क्या सिचुएशन है, वो हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं। देखिए, टॉप 7 शहरों में ऑफिस वैकेंसी की फिलहाल क्या सिचुएशन है वो हम जानेंगे। एनरॉक की ये रिपोर्ट है और 2025 के ये जो 9 महीने हैं पिछले, यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर तक का ये जो डेटा है वो सामने आया है, जिसमें बेंगलोर में आप देखेंगे कि 12.20% यहाँ पर जो ऑफिस की जो वैकेंसी थी वो इतनी थी, और उसके बाद इससे पिछले साल आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 थी। अब दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 13% जो थी ऑफिस वैकेंसी की सिचुएशन थी, लेकिन बाद में ये जो है वो कम हो गई। इससे आप अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो डिमांड है बेंगलोर में ऑफिस वैकेंसी की वो ज़्यादा हो गई है, ऑफिस की जो सिचुएशन है यानी कि जो उसकी डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा हुई। इसके अलावा मुंबई में आप देखिए तो मुंबई में 2024 में यानी कि पिछले साल जो थी वो 14.80 थी, वहीं बढ़कर ये 14.90 हो गई है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप देखेंगे कि यहाँ पर 23.30% थी सिचुएशन ऑफिस की वैकेंसी की, लेकिन यहीं पर 22% की यहाँ पर रह गई। इसमें गिरावट आई है। ये गिरावट आप देख रहे हैं कि आंकड़ों में जो गिरावट है वो 1 साल में देखने को मिली है। इससे आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो 2025 में पिछले 9 महीनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में एक तरीके से हम कहें कि इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे इन्वेस्ट के तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और शहरों का अगर हम जिक्र करें तो चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 2024 में देखिए 9.40% यहाँ पर था, वहीं कम होकर 8.90% यहाँ पर हो गया। इसके अलावा हैदराबाद में आप देखेंगे कि 2024 में 26.60% का यहाँ पर ऑफिस वैकेंसी की सिचुएशन। इसके अलावा
26.50% यहाँ पर 2025 में रहा। पुणे की अगर हम बात करें 11.50 यहाँ पर प्रतिशत था, 11.85%। हालांकि यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा चेंज ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन उतना ज़्यादा हैदराबाद और पुणे में उतना ज़्यादा चेंज हालांकि यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन कोलकाता में आप देखेंगे, कोलकाता में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है, जिसमें 2024 में 18.30% यहाँ पर था, लेकिन वहीं 2025 में आप देखेंगे इसी साल तो 17.80% का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये रिपोर्ट पूरी तरीके से बता रही है कि इस समय जो पिछले 9 मंथ का यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो सिचुएशन थी ऑफिस की, वो किस तरीके से चेंज होती हुई दिखाई दी है 2024 से 2025 के कंपैरिजन में। थैंक यू अंजलि, इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि मतलब जो अलग अलग शहर हैं वहाँ पर जो ऑफिस वैकेंसी है उसमें क्या फॉल आया है पिछले 1 साल में, एक तरह से अगर देखा जाए तो। सर इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि सर 2025 में अधिकांश शहरों में जो है, जो कि हम लोगों ने ग्राफ में देखा भी, ऑफिस वैकेंसी घटने का संकेत यहाँ पर क्या एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है, जो ओवरऑल हमारी जो इंडस्ट्री है यहाँ पर कमर्शियल की, उसको क्या एक तरह से मोस्टली अगर देखा जाए तो अगर बेंगलुरु ले लें, मुंबई ले लें, दिल्ली ले लें, सब जगह यहाँ पर देखा गया है कि जो वैकेंसी है, ऑफिस वैकेंसी है, उसमें 1 साल में 0.1%, 0.2% की एक तरह से गिरावट देखने को मिली है। इसमें क्या कहना है सर इस पर? सो वैकेंसी से मतलब हुआ कि लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है जी। सो अगर लोग ज़्यादा ऑफिस की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये अच्छा सिग्नल है ऑफिस स्पेस के लिए। इस जब डिमांड ज़्यादा होती है तो हल्का सा रेंटल भी बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम होता है। सो दिस इज़ गुड सिग्नल फॉर द इंडस्ट्री और द ऑफिस स्पेस इंडस्ट्री। तो एक तरह से ये अच्छा सिग्नल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें एक तरह से आगे भी चल के अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। सर निवेशकों के मतलब नॉर्मली वैसे ये बोला जाता है कि निवेशकों का जो कैश फ्लो होता है उसके हिसाब से एक तरह से उसमें आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन दुकान या प्लॉट तुरंत किराए पर चढ़े ये भी एक तरह से ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसका बोझ एक तरह से अलग होता है। इनकेस अगर वो नहीं चला तो आगे चल के उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे निवेशक कैसे अनुमान लगाए कि संपत्ति कितने समय में किराए यहाँ पर एक तरह से जनरेट करना यहाँ पर शुरू कर देगी? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल सोसाइटीज़ के नीचे कुछ शॉप्स बनाने लगे हैं जी। तो जैसे ही वो सोसाइटी के अंदर लोग आना शुरू हो जाएंगे, पोजीशन शुरू हो जाएगा, तो उनकी नीड के हिसाब से जो शॉप्स हैं वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो उस तरह की जो शॉप्स होती हैं, जैसे ही सोसाइटी का पोजीशन शुरू हुआ और आपकी शॉप चलनी शुरू हो गई, तो वहाँ तो बहुत कम टाइम लगता है। राइट। टाइम कहाँ पे लगता है कि जहाँ पे कोई चीज़ ऐसी आ गई जहाँ की डिमांड से ज़्यादा शॉप्स बन गई और वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फिर आपका टाइम उसमें कंज्यूम होता है और उसका फिर कोई लिमिट नहीं होती। आपको 6 महीने भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। सो वो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड कितना टाइम लगेगा। राइट, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि आप बिल्डर्स वगैरह के जो आपके छोटे कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं उनके एक तरह से रिकॉर्ड एक बार जरूर चेक करें, उसके बाद आप निवेश करें, ताकि आपको जो रेंटल यील्ड है वहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है कि वो जल्दी चढ़े, वहाँ से आप अच्छी से अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। बिल्कुल। सर किस दुकान या कमर्शियल स्पेस में एक तरह से कौन सी जो बिजनेस स्पेस है, मतलब बिजनेस मॉडल है, वो चलेगा, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि मतलब अलग अलग दुकानों पे अलग अलग शॉप्स में यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर आ रही हैं और वो चला रही हैं। टेनेंट मिक्स का सर यहाँ पर क्या मतलब होता है, ये चीज़ मैं पहली बार समझना चाहूँगा। और मॉल या मार्केट में सही तरह के दुकानदार का कॉम्बिनेशन निवेशक की कमाई को कैसे एक तरह से यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकता है? पहले हम रेंटल मिक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप बाजार जाते हैं तो आप कोई एक चीज़ लेने के लिए नहीं जाते हैं, आपको मेडिकल से कुछ दवाइयाँ भी लेनी है, आपको ग्रोसरी का सामान भी लेना है, आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें भी लेनी है, आपको स्वीट्स भी लेनी है। तो अगर किसी जो छोटा कोई मार्केट है जहाँ पे इस तरह की दुकानें सारी मिक्स मिल जाती हैं, तो हम वहाँ जाना पसंद करते हैं कि एक मार्केट में गए, सारी चीज़ें ली, फल भी ले लिए, सब्जियाँ भी ले ली, तो हम लेके आ गए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अदरवाइज जैसे हम किसी मॉल के अंदर जा रहे हैं जहाँ की आपने बहुत मॉल में ऐसा दिया कि लोग ज़्यादा लंबे समय तक रुक सकते हैं, तो फिर उसमें कॉफ़ी शॉप्स हों, कुछ छोटे स्नैक्स की शॉप्स हों जहाँ के लोग हल्का सा थक जाएं तो बैठ के 10 मिनट सुस्ता लें और कुछ चाय कॉफ़ी, तो उस तरह का अगर मिक्स बन जाता है तो वो चीज़ें जल्दी चलती हैं, ज़्यादा चलती हैं। तो वो ध्यान रखने की चीज़ होती है कि हम किस कम्युनिटी में किस तरह के लोग जा रहे हैं। मतलब इधर से ये है कि अगर सप्लीमेंट्री शॉप्स हैं, मान लीजिए अगर मोबाइल की भी अगर शॉप हुई तो उसके सप्लीमेंट्री में अगर कुछ एक्सेसरीज की अगर शॉप खुल गई तो वो एक तरह से उसको मुनाफा यहाँ पर दे सकती है, एक तरह से सपोर्ट कर सकती है उसके बिजनेस को भी, और रेंटल यील्ड के लिहाज से भी वो काफ़ी एक तरह से मुनासिब यहाँ पर हो सकता है। हाँ, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स मोबाइल के हैं और उसका एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं, तो सारे अगर 15 मोबाइल्स के एक्सक्लूसिव शोरूम्स एक जगह पे हैं तो वो चलेगा। बिल्कुल सही बात।
सर आजकल ये भी देखा गया है कि मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर जो बिल्डर होता है वो हाई स्ट्रीट में एक तरह से या फिर उससे से लिंक्ड जो बाहर की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर ऑफर देते हैं कि आप यहाँ पर अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उससे रेंटल यील्ड एक तरह से आप कमा सकते हैं। अगर ऐसा ऑफर आए तो निवेशक को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसको नुकसान ना हो? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो ग्रुप हाउसिंग को कोई भी प्रोजेक्ट होता है जी। उसके अंदर वो कॉमर्शियल उनको एक दिया जाता है कि इतना % कॉमर्शियल आप इसमें बना सकते हैं फॉर द फैसिलिटी ऑफ द रेजिडेंट्स। राइट। तो अगर कोई बिल्डर केवल कॉमर्शियल बना देता है और जो अपार्टमेंट्स है उसको नहीं बनाता, कंप्लीट नहीं करता, तो इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कॉमर्शियल्स का। अच्छा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्डर कॉमर्शियल के पहले रेजिडेंशियल जरूर बना ले ताकि आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री वगैरह प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट बन जाए। ओके। अदरवाइज वो एक रिस्क रहती है कि वो बहुत लंबे टाइम तक लटक के रह जाता है, क्योंकि जब तक वो उसका प्रोजेक्ट का जो रेजिडेंशियल का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको कॉमर्शियल में उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने वाली। ऑब्वियस बात है कि मतलब अगर जो ग्रुप जैसे वो आ रहा है, ग्रुप के अगर मतलब हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट अगर नहीं हुआ है तो अल्टीमेटली जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो यहाँ पर बन रही है उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा वहाँ पर एक तरह से। सो कमर्शियल रेजिडेंशियल की सपोर्टिंग है। राइट राइट राइट। कमर्शियल इज द मेन, रेजिडेंशियल इज द मेन। तो रेजिडेंशियल अगर मेन चीज तैयार नहीं है तो कमर्शियल के लिए फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये दिक्कत आगे चल के आपको आ सकती है, तो फिर ये ध्यान रखना है आपको। हाँ। बिल्कुल कि पहले बिल्डर पहले रेजिडेंशियल बनाए फिर कमर्शियल की बात करें। तो इधर से पूरा जो लेआउट है पहले वो उसको ध्यान से देखे कि कितने समय में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए वो एक तरह से यहाँ पर अप्रोच करे। सर इस बीच कई सारे और कॉलर्स के यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, तो चलिए एक एक करके उनके सवाल एक बार दोबारा ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर नोएडा से सर आदिब हैं, ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क में ज़मीन खरीदने में कितना जोखिम होता है, क्या सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए? इंडस्ट्रियल पार्क में सबसे ज़्यादा जो जरूरी आपके पास में है कि आपको ये चेक करना है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन बराबर है कि नहीं है, CLU बराबर हो चुका कि नहीं हो चुका। अगर कोई बहुत अच्छा बिल्डर है तो वो रेरा भी लेगा उसके लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल पार्क में खासकर हमने देखा है कि रेरा को अवॉइड करते हैं, रेरा नहीं लेते हैं। लेकिन अगर रेरा के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट भी उसके पूरे हैं तो आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही आपको चेक करना है। दूसरा ये देखना है कि जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क खोला है, बनाया है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगा। ओके। या तो जैसे सिटी के बहुत पास में है जी, वहाँ पे लेबर कैसे मिलेगी, लेबर कहाँ से आएगी, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसे है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें जो नीड है इंडस्ट्री की, उसको देख के फिर अपन आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मतलब रेरा तो चलिए आपका ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, प्लस ये देखिए कि मतलब अगर शहर के बाहर वहाँ पर डेवलप हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर पहले ये चेक करिए कि वहाँ पर लेबर कैसे आएगी, कितनी कॉस्ट पे आएगी। अगर आ रही है तब तो वेल इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर बचने की यहाँ पर ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क फेल इसलिए होते हैं जी कि वहाँ पे प्रॉपर्ली जो फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है या अपना लेबर की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो पाती, पहुँचती ही नहीं है वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर एक तरह से। वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं तो फिर एकदम रॉ लेबर तो मिल जाती है जी, बट जो एक्सक्लूसिव लेबर चाहिए पड़ती है, मशीन ऑपरेटर चाहिए पड़ते हैं, तो वो वहाँ पे जाना चाहते नहीं जाना चाहते। ओके। भोपाल से सर ईशांत दत्त हैं, ये कह रहे हैं कि मॉल में एंकर ब्रांड ना हो तो क्या जोखिम बढ़ जाता है? एंकर ब्रांड्स मेरे ख्याल से वही है कि जो बड़े जो ब्रांड्स होते हैं अगर वो नहीं आते हैं, जैसे कि आज के केस में अगर मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग नहीं हुए तो फिर अगर वही नहीं आएंगे या फिर PVR नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा होगा उस मॉल का? तो ऐसा कुछ जोखिम है, इससे बढ़ जाता है? शांत ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है और इसमें कोई डाउट नहीं कि जोखिम बढ़ जाता है जी। आपको फुटफॉल लाने के तरीके ढूंढने होंगे और एंकर मॉल जो होते हैं ना, वो फुटफॉल होने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जी। सो बिल्डर लोग जो भी बनाता है वो इसके लिए स्पेस अलग से बनाता है कि इसमें एंकर मॉल लेके आएंगे, एंकर चीज जो भी लेके आएंगे जी। और फिर वो उस लिहाज से उनको कंफर्ट भी देता है जो भी एंकर ओनर्स होते हैं कि भैया आप आइए और इसमें इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर तो मॉल चलने का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो हमें फुटफॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग नहीं आ रहे हैं, आपने कितनी सुंदर सजा के दुकान रखी हो और लोग नहीं आएंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कितना अच्छा रेस्टोरेंट बना लीजिए और कितना अच्छा खाना बना लीजिए, लोग नहीं आएंगे तो क्या करेंगे उसका? बिल्कुल सही बात है कि अगर फुटफॉल नहीं है मतलब मॉल में या फिर कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर अगर लोग नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर आपके ब्रांड्स नहीं है, जैसे कि एंकर ब्रांड्स की भी हम लोग ने बात की थी, यहाँ पर अगर वो नहीं है तो लोग का रुझान जो होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं टूटता दिखेगा। वो शुरुआत में तो भले आ जाए लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो धीमे धीमे उससे वेट करेंगे और दूसरे ऑप्शंस की ओर जाएंगे। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ए ब्रांड जो एंकर ब्रांड्स हैं वो अल्टीमेटली हो। इसका जवाब उम्मीद करते हैं ईशांत जी आपको मिल गया होगा।
सर आजकल रीट जो है, जैसे कि हम लोग शुरुआत में ये बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो काफ़ी चलन में है, लोग इस पे जा रहे हैं। सर जिन लोगों के पास बड़ी पूंजी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाते, हालांकि इसका एक सवाल भी शुरुआत में आया था कि 10,000 रुपये से वो पूछ रहा था कि उसमें किया जा सकता है, तो उनके लिए क्या ये निवेश का एक जरिया हो सकता है? रियल एस्टेट में फिजिकल प्रॉपर्टी में ना लगा के रीट्स में वो इन्वेस्ट करे, अगर वो करता है तो उससे जुड़े कुछ रिस्क वगैरह भी सर हो सकते हैं इसमें? हाँ, सो इसमें बेसिकली आप अगर लगाते हैं यहाँ पैसा तो आपकी लिक्विडिटी बड़ी स्मूथ रहती है जी। आपको अपने लिए टेनेंट नहीं ढूंढना होता है, आपको ओनरशिप का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं बना के रखना पड़ता है, क्योंकि आपने तो फिर शेयर होल्डिंग उसमें ली होती है, तो उसमें जैसे ही आपका डिविडेंड आता है वो आपको मिल जाता है जी। जितना अर्न किया कंपनी ने उसमें से कुछ भी मेंटेनेंस कॉस्ट काट के आपको दे देते हैं वो, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास में फंड्स कम है। और मतलब कोई दिक्कत नहीं इसमें जाने में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं जाने में। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक बड़े ऑप्शन हो सकता है, स्मूथनेस मिलती है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है और आगे चल के इसमें एक तरह से अच्छा रिटर्न भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। सर जैसे कि हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि जो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या सर सिर्फ नाम जो होता है, जो बड़े डेवलपर्स होते हैं उनका नाम यहाँ पर काफ़ी बड़ा होता है और कई लोग होते हैं कि उसी के बेसिस पे ही वो डिलीवरी ले लेते हैं और पिछले प्रोजेक्ट्स की रनिंग स्थिति और लीजिंग सपोर्ट का भी मूल्यांकन यहाँ पर करते नहीं है? कितना वो ज़रूरी है यहाँ पर उन सब चीज़ों को जज करना और कितना ज़रूरी है उन सब चीज़ों को पहले ट्रैक करना, उसके बाद उसमें निवेश करना? सो आपने बहुत सही पूछा है, क्योंकि बड़ा नाम देख के नहीं लेना है अपन को, अब हमको ये देख के लेना है कि उसने जो पहले प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है, उसकी मेंटेनेंस कैसी है, उसमें लोग कैसे कितने हैप्पी हैं, बिल्डर उनकी कितनी सुनता है, तो वो चीज़ें आपको पता करनी जरूरी है। वो ट्रैक रिकॉर्ड है बेसिकली, बड़ा नाम ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बड़े नाम यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है एक तरह से, तो आपको ऑब्वियस बात है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कई बार देखे हैं तो बड़े बड़े ग्रुप्स आए हैं, दिवालिया भी हुए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं उनके दिवालिया हुए हैं। एग्जैक्टली, और उसके नाम हम लोग को लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन सर अगर आप लेना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड को यहाँ पर चेक करें, भले ही बड़े नाम हो, क्योंकि कभी कभी बड़े नाम दर्शन छोटे होते हैं, वो वाली स्थिति भी हो जाती है। तो आप ट्रैक रिकॉर्ड रखें, अपने आप से थोड़ी सी जो उसकी सुरक्षा है उसको पहले आप एक बार से जांच लें, उसके बाद उसमें निवेश करें। सर क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए एक तरह से बढ़िया ऑप्शन हो सकता है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें आप क्या कहेंगे? किसी को अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अगर निवेश करना है तो क्या उसके लिए सही है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा वैसे मिलता है, लेकिन कोई निवेशक अगर है यहाँ पर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए, क्या उसके लिए प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना सही रहेगा? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की हल्की सी लिक्विडिटी की हमेशा दिक्कत रहती है, इसमें लिक्विडिटी में ज़्यादा समय लगता है। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं तो कॉमर्शियल में काफ़ी लंबा समय लग जाता है लिक्विडिटी होने में। तो अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो फिर वो आपको एक लिक्विडिटी का इशू आएगा कि आपने प्लान किया कि मुझे 6 महीने बाद पैसे चाहिए, पता लगा 6 महीने में वो सेल ऑफ ही नहीं हुआ जी। सो वो एक दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज तो आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी की थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत रहती है यहाँ पर, तो फिर उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन हमेशा भी मतलब इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है कि सर कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, लॉन्ग टर्म में उसका फायदा रहता है। हालांकि प्रॉपर्टी के लिहाज में अगर देखा जाए तो फिर आपको जो बेसिक फैक्टर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सर ने बताए हैं, प्रॉपर्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही उसमें एक तरह से निवेश करें। सर आप जुड़ें और इतनी तमाम जानकारियाँ दी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को लेकर, लोग वाकई में कई सारे कन्फ्यूजन होगा, मुझे भी कई सारे कन्फ्यूजन थे जो कि आज आपने बहुत सरल भाषा में यहाँ पर सर क्लियर किए हैं, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि सर आगे भी चलकर आप ऐसे ही हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े जितने भी शोज़ होंगे, उम्मीद करेंगे सर आप अच्छे से हम लोग का मतलब यहाँ पर एक तरह से हेल्प करते रहेंगे उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में बड़ा फायदा है, लेकिन उतना ही बड़ा रिस्क भी है। सही लोकेशन, सही डॉक्यूमेंट्स, सही डेवलपर और असली फुटफॉल का मूल्यांकन निवेश को सुरक्षित बनाता है। सोच समझकर निवेश और विशेषज्ञ की सलाह यहाँ पर आप ज़रूर लें, उसके बाद ही उसमें एक तरह से निवेश की आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने आज इस पर खुलकर पूरी राय दी और बेबाकी से उसके लिए एक तरह से पूरी आपको A to Z मेरे ख्याल से पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है कि आपको किन किन बातों का ध्यान भी यहाँ पर रखना चाहिए। तो आज के इस शो में सिर्फ इतना ही। बाकी आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।